दोस्तों फतेह शाही, सा से शाही, सा से सारण, हो गया उत्तर। कितना टाइम लगेगा? हो जाएगा। अब देखिए कहाँ से प्रश्न बना। फतेह शाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोहों से पहले का विद्रोह था। यह विद्रोह दोस्तों एक छापा मार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वह अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों छापा मार युद्ध लड़ते रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? सब लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, गलत कोई नहीं करेगा। चलो, कौन सा स्थान ऐसा इनमें से जो आपको लगता है टीपू सुल्तान की राजधानी थी? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। दोस्तों सही उत्तर इसका बनेगा श्रीरंगपट्टनम। ये काफ़ी फेमस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न अभी तक बिहार के आपके विविध एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। 12 बार ये भी क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ, 12 से 14 बार ये रिपीट हुआ है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था कौन दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ से प्रश्न बना आप देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना, ये एक मेन पॉइंट मिल गया कि भैया श्रीरंगपट्टनम तो उनकी राजधानी थी ही, लेकिन फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया? तो ये भी आपको याद रहे दोस्तों, फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने ही किया था और स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने दोस्तों इनको शेर ए मैसूर की उपाधि भी दिया था। तो आपसे पूछे कि शेर ए मैसूर की उपाधि किसको मिली थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान ही थे। इनके पिता कौन थे? हैदर अली, जो दोस्तों इनको ये उपाधि दिए थे। जैकोबिन की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने की। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक बात है। स्वतंत्रता के वृक्ष किसने लगवाए? टीपू सुल्तान ने लगवाए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार दोस्तों, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, एक बार जितने हमारे बच्चे 35-40 जो भी बच्चे लाइव हैं, और मैं कहता हूँ बहुत हैं, आप ये बताओ कि आपको पॉइंट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है, आपको अपनी तैयारी कैसी महसूस हो रही है? एक बार आप लोग कमेंट में आपको जरूर बताइए, सारे लोग बताइए। चलिए, पप्पू कुमार सहनी, चलो रंजीत पासवान, एक बार दोस्तों सब लोग बताओ, सब लोग एक बार बता दो, फिर मैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि एक बार आपका डाउट भी ले लिया जाए क्लास में, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूँ। हाँ जी, कमेंट आप लोग दोस्तों करके बताइए एक बार, तो फिर बताएं आपको। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करते जाओ। जी हाँ, चलिए पूजा कुमारी, आकांक्षा मिश्रा और रंजीत पासवान, ठीक बात है, यहीं पर लगा दो। पुष्पा कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये वो तरीका, हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको जो ये नीचे जो आपको एक्सप्लेन दिखता है ना, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको लाइन कर करके जो प्रश्न पूछा गया वो तो कराना जरूरी है, लेकिन साथ में जो आपको ये पट्टी, जो लाइनिंग जो आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों, हाँ, ये आपके लिए बहुत फैक्चुअल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आइए, चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग करने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये बिहार के स्टेट में 15 से ज़्यादा बार, बिहार के हर एग्जाम को उठा लो, 15 से ज़्यादा बार ये पूछा गया कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया किससे। तो मैं देखना चाहूँगा दोस्तों एक बार सब लोग कि किसको इसका उत्तर आ रहा है। अब जिसको आ रहा है क्या गजब मजा आएगा। तो मैं देख रहा हूँ नीलम यादव और रंजीत पासवान। दोस्तों सही उत्तर है शाह सुजा। तो याद कर लेना, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर कहाँ से किससे प्राप्त किया? शाह सुजा से। इस प्रश्न को कहाँ से बना, कब आया, पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। ये देखो, आइए यहाँ पे। अब जो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा, इसको ध्यान पे देखना सारे लोग। अंडरलाइंड पार्ट क्या बोलूंगा, देखिए ध्यान पे देखिए क्या लिखा है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर, उसका नाम क्या था? अफगान फाफक था, अमीर शाह फुजा से प्राप्त किया। अच्छा, रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया से संबंधित थे। यही सब पूछेगा, सुकर चकिया से कौन संबंधित थे? रणजीत सिंह। 1795 में रावी और झेलम प्रदेश के प्रशासन का कार्यभार किसने संभाला? इन्होंने शाह सुजा ने ही संभाला था। 98 से 99 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का फाफक नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1800 के पश्चात
अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया और 1809 में शाहफूजा दोस्तों काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह के यहाँ दोस्तों पहुंच गया और वहीं पर वो क्या किया, कोहिनूर हीरो के रूप में उनको भेंट कर दिया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यहाँ से जो मैं आपको ग्रीन टिक अब दिखाऊंगा, ध्यान दिया, ग्रीन टिक में कहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से देखो, ये 1800 के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति क्या हुई, यानी दोस्तों जब सन 1800 का दौर आया तो अफगानिस्तान की जो शक्ति थी वो कमजोर पड़ने लग गई। तो ये जो शाहफूजा थे 1809 में भाग गए काबुल छोड़कर और कहाँ पहुंच गए, अपनी जान को बचाने के रणजीत सिंह के यहाँ पहुंच गए और यहाँ पर उनको आकर कोहिनूर जो हीरा है दोस्तों उनको भेंट कर दिया और जिससे उनकी जान बच जाए। तो ये आप चाहो तो पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट आप चाहो तो बना लीजिए, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। बंगाल के नवाब में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ। पहले तो आप ये बताओ, सब लोग बताएंगे कि भाई बंगाल के नवाब से प्लासी के युद्ध में कौन अंग्रेज पराजित हुआ। देखो ऐसा है भाई, सिराजुद्दौला पराजित हुआ अंग्रेजों से और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। कब हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ था। समझ गए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। आ गया ये प्रश्न बना कहाँ से, देखिए प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनाएगा वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यही बनेगा। क्या नया बनता है, यही कुछ नया बनता है और कुछ नहीं। ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, अब प्लासी तो सब जानते हैं लेकिन पेपर में कह देगा वो कहाँ, तो मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में दोस्तों हुआ था। इस युद्ध में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की दोस्तों जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया। अब ये तो आपको पता होगा, चलो देखते हैं कितने लोगों को आ रहा है। चलिए सभी लोग बताओ, देखते हैं कितने लोगों को आ रहा है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया। मतलब सिस्टम के पैरेलल रहे कि भाई चुपचाप शांति से रहिए, क्या मतलब है, क्या मतलब है अंग्रेजों के खिलाफ बिना मतलब के बोलने का, है ना, शांति से बैठे रहिए। ये बात किसने कहा दोस्तों, वो थे हैदराबाद के निजाम। कौन, हैदराबाद के निजाम। तो दोस्तों उत्तर इसका कौन सा सही होगा आपका, हैदराबाद का निजाम, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। कहां से क्वेश्चन बना देख लो। दक्षिण भारत में 1794 में हैदराबाद, देखिए 1794 में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेना भंग करने तक 3 लाख रुपए की भेंट देने को मजबूर किया गया। राजा ने जब इसको अस्वीकार कर दिया तो कंपनी ने उनकी जागीर जब्त कर ली और राजा ने जब विद्रोह किया तो इसी प्रकार डिंडोगुल और मालाबार के क्षेत्रों में दोस्तों भीषण युद्ध हुआ। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपके लिए बहुत कारगर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तर आप लोग देखिए, जिसको आ रहा है उसकी जीत लगभग जान लो तय है। जान लेना 70% आपकी तैयारी बहुत अच्छी है अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान कर दी। जिसको आ रहा है वो जान लेना कि आपकी तैयारी 70% हो चुकी है। ये मैं आपको एक चेक करने के लिए बता दे रहा हूं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है तो समझ लेना कि आप अपनी तैयारी के 70% भाग को, 70% कोटे को आपने पूरा कर लिया है। तो दोस्तों वो डेट था आपका 12 अगस्त 1765, यही आपका सही उत्तर होगा। कितने लोगों ने सही उत्तर किया भाई, अभी तक किसी का कमेंट नहीं है। चलिए तो ठीक है, 12 अगस्त दोस्तों 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी बेच दी या प्रदान कर दी। पूरी कहानी को जरूर देख लो, पेपर में पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा वो। तो शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 को फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तो उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले में कंपनी ने उनको क्या दिया, 26 लाख रुपए दिया और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। ऐसा दोस्तों इसमें बातें कही गई और की गई। ठीक बात है। अनुराधा कुमारी, उषा पाल, राकेश कुमार दास, पूजा कुमारी और सुरेंद्र सिंह, राकेश कुमार दास और हमारे बहुत से भाई बहन। इलाहाबाद की दोस्तों संधि
जो 1765 में हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको बनाया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करेगा दोस्तों, तो बहुत सोच समझ के उत्तर करना। हल्के में इस क्वेश्चन को लेने की भूल आप नहीं कर सकते हो, है ना। बिल्कुल, तो दोस्तों मोहम्मद रजा खान, इलाहाबाद की संधि जो दोस्तों 1765 में हुआ था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान था वो बनाया था। मोहम्मद रजा खान और सिताब राय दोनों की बात की गई थी, लेकिन सही उत्तर की बात करेंगे तो मोहम्मद रजा खान। पूरी कहानी आपको बता देते हैं, देख लीजिए। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए नायाब दीवान बनाया और मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था वो, और राजा सिताब राय को बिहार का नायाब दीवान बनाया जो पटना में रहकर कार्य। तो दो बातें आपको यहाँ पे हुआ कि इलाहाबाद की संधि जो आजकल प्रयागराज आप लोग कहते हो, जो 1765 में हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए उनको नायाब दीवान बना दिया, जबकि राजा सिताब राय को दोस्तों बिहार का नायाब दीवान बना दिया। जिससे दोनों लोग भाई खुश रहें, दोनों की शक्तियों में आपस में टकराव ना हो, दोनों की विचारधारा में कोई लड़ाई ना रहे। ठीक बात है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? दोस्तों उनका नाम था शाह आलम दुत्ती। और कैसे दाखिल होने देते? ये वही शाह आलम दुत्ती थे जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को 12 अगस्त को दोस्तों उन्होंने दान कर दिया था अंग्रेजों को, केवल 26 लाख रुपए के चक्कर में। बड़ी बात है, कौन इनको घुसने देगा, है ना। ये प्रश्न कहाँ से बना आप देख सकते हैं। अली गौहर शाह आलम दुत्ती के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसे वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। परंतु 1772 में जब मराठों की शक्तियां फिर से आई तो शाह आलम दुत्ती को वापस दिल्ली लौटने दिया गया और शाह आलम दुत्ती का पुत्र अकबर शाह दुत्ती मुगल शासक बना। और इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। अब बहादुर शाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया। बहादुर शाह दुत्ती गुलाम वंश का दोस्तों मुगल शासक, यानी कि मुगल शासक जो ये अंतिम मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम राजधानी किसकी थी? टीपू सुल्तान की थी। टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। और इस संधि में हुआ क्या, पूरी कहानी देखो। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। किसने दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था 5 फरवरी 1792 को, श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी उस किले पर दोस्तों उन्होंने अधिकार कर लिया। विवश होना पड़ा टीपू सुल्तान को और अंग्रेजों से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए दोस्तों युद्ध की क्षति के रूप में देना पड़ा। आगे क्या है? जब तक रुपए का भुगतान ना कर दें तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में दोस्तों बंधक बनाकर रखा गया। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है। तो बड़ी बातें थी। बक्सर का युद्ध हमने आपको रटवा दिया था, बासे बक्सर और बासे 22 अक्टूबर 1764। सिंपल सी बात थी। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब किसके बीच में लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध प्रारंभ हुआ और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और इसके नेतृत्व में दोस्तों पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों की विजय हुई। तो आपसे अगला प्रश्न पूछ सकता है कि पहली बार अंग्रेजों की वास्तविक रूप से विजय कब हुई? तो 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, एक बार अपने सारे दोस्तों से हम निवेदन करेंगे, आप अपना 10 सेकंड का सभी लोग बहुमूल्य समय निकालकर एक बार सारे लोग वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, सारे लोग, राकेश कुमार दास, उषा पाल, रंजीत पासवान, सुरेंद्र सिंह, पूजा, चिराग कुमार, उषा पाल, आकांक्षा मिश्रा, अनामिका। ठीक है, अगर एक एक बच्चों को, हर एक बच्चे तक अगर वीडियो को शेयर करेगा तो यकीनन इससे काफ़ी फायदा होगा। ना केवल आपको होगा बल्कि हमें आपके लिए रोज और नई नई कार्य, नए नए कंटेंट को उपलब्ध कराने की एक उत्साह, एक एनर्जी हमको मिलेगी। हम कहते हैं बार बार की ताली एक हाथ से दोस्तों नहीं बजती, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आप लोग, अगर आपको मैं पूरा बैच फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरी क्लास फ्री में आपके लिए दे रहा हूँ, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते कि आप शेयर कर सको? हाँ बताइए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला चैप्टर देखिए, 3 चैप्टर हमने खत्म करवा दिया। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? बताइए, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी?
सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सारे लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, और वीडियो को जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए वो लोग लाइक जरूर कर दें, सारे लोग लाइक कर लें। तो दोस्तों, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत दोस्तों किया था होल्ड मैकेंजी ने। माँ से महल होता है और माँ से मैकेंजी भी होता है। हो गया उत्तर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों क्या लाया था? अस्थाई बंदोबस्त लाया था 1793 में। हर बच्चा इस बात को जानता है। प्रश्न कहाँ से बना देख लो। महालवाड़ी का प्रस्ताव कब आया? 1819 में। हाल्ट मैकेंजी द्वारा दोस्तों लाया गया। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में सबसे पहले लागू किया गया। और ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर दोस्तों 30% भाग पर क्या था दोस्तों? ये लागू था। ठीक बात है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती पे दोस्तों अलग कर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में दोस्तों लाया गया, आप सब लोग जानते हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसमें किसानों को उनकी खेती से अलग कर दिया गया था। जबकि रैयतवाड़ी प्रथा दोस्तों 1792 में आया था, मुनरो लेकर आए थे। उनमें क्या था कि किसान अंग्रेजों को दोस्तों डायरेक्ट टैक्स पे करता था, यानी कि किसान जो था वो डायरेक्ट टैक्स पेयर के रूप में दोस्तों वो सामने आया। तो हर एक बातें आप तक लेकर आ रहा हूं। अब प्रश्न बना कहां से, पूरी बात को देखो। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों व्यवस्था शुरू की गई। और जमींदारी जमीन का दोस्तों वास्तविक मालिक हुआ करता था। किसान भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर दोस्तों क्या हो गए? वो जमींदारों की दया पर वो आश्रित हो गए। ठीक बात है, आगे चलिए। आइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप में दोस्तों कहाँ प्रारंभ की गई? सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी प्रथा? बताइए। रैयतवाड़ी प्रथा दोस्तों शुरू किया था मुनरो ने 1792 में। और तमिलनाडु में दोस्तों सबसे पहले क्या की गई थी? ये शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? तमिलनाडु में। ठीक बात है, आगे चलिए। कहाँ से क्वेश्चन बना? तो रैयतवाड़ी प्रथा 1792 में आधुनिक तमिलनाडु के 12 महल जिले से प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था मूल रूप से वर्ष 1820 में मद्रास तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग दोस्तों किसने की थी? किसने की, बताओ। भारत में कपास के पैदावार के लिए, भारत में दोस्तों कपास के पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसके द्वारा की गई थी? बताइए सभी लोग। भारत में कपास के पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग दोस्तों किसके द्वारा की गई? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। क्या बात है। अनुराधा कुमारी और रंजीत पासवान। दोस्तों, मैंने इसका एक ट्रिक आपको बताया था कि कपास की, देखिए, कपास की पैदावार के लिए का से कपास, का से कॉटन सप्लाई, यानी कॉटन। तो ऑप्शन में कहीं लिखा है कॉटन? हाँ जी, मैनचेस्टर कॉटन ऑफ एसोसिएशन। हो गया, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। अभी प्रश्न बना कहाँ से? तो भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की गई, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा दोस्तों ये की गई। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई की स्थापना 1855 ईस्वी में और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन 1859 में किया गया। इसका उद्देश्य विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। अब एक चीज़ आप जान लो, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई की स्थापना 1857 में, जबकि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना गठन 1859 में किया गया। तो दोस्तों, दोनों जो बातें थी दोनों अलग अलग थी, तो कहीं आप फंस ना जाएं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर दौर कौन सा था? तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शासन काल का जो सबसे भयंकर दौर था वो था 1876 से 78 के बीच में, जब लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। भारत में दोस्तों अकाल पड़ गया था, 50 लाख लोग दोस्तों भूखमरी से ही मर गए। और उसके बाद जब लोग मर गए, वो कहावत है ना कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने, यानी फिर पानी देने की क्या ज़रूरत जब खेती ही सूख जाए। जब प्यास लगी थी तो आपने पानी पूछा नहीं, अब पानी देने का मतलब कि अपनी पानी अपने पास ही रखिए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब 50 लाख लोग मारे गए 1876 से 78 में, ये लॉर्ड लिटन वायसराय थे। इन्होंने दोस्तों फिर 1878 में स्ट्रेची आयोग का गठन किया कि भाई थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यानी कि सब कुछ गड़बड़ हो गया फिर आप ध्यान दिलवा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न बना कहाँ से, देखिए। भारत में अंग्रेजी शासन काल के दौरान सबसे बड़ा जो अकाल था 76 से 78 में पड़ा। अच्छी बात है, यह संपूर्ण भारत में फैला हुआ था।
इसमें 50 लाख लोग मारे गए। इसके बाद 78 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा स्ट्रेची आयोग की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया और इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश था मद्रास था, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, है ना, ये सारे राज्य थे। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई, बताइए सब लोग। पिंकी ठाकरे, राकेश कुमार दास और दिव्या और हमारे बहुत से भाई बहन जिन बच्चों ने, देखिए अभी तक बहुत से बच्चों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो बताइए बहुत गलत बात है भाई। क्लास में अगर मैं लाइक और शेयर ये दोनों बातें अगर मैं बार बार अगर दोहराऊंगा, ये पहली बात तो खुद को मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरी बात आपका टाइम बर्बाद होता है। सारे बच्चे पढ़ने आए, कोई नहीं चाहता कि फालतू बातें हों। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग दोस्तों आते ही वीडियो को सभी लोग देखो, जो लोग नहीं लाइक किए वो लाइक कर लिया करें, ठीक बात है, ये रोज कहना पड़ता है भाई। स्ट्रेची आयोग दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़िए। स्ट्रेची आयोग का गठन कब हुआ, ये कहाँ से प्रश्न बना देख सकते हो। स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई। इसमें साधारणता अवस्था में बचाव और राहत के कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई और अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव मैकडोनाल्ड के द्वारा दोस्तों आयोग के द्वारा दिया गया। अगला, होम चार्जेज ऑफ ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में दोस्तों क्या शामिल थे, सभी लोग बताएंगे। दोस्तों जितनी भी आप इसमें बातें देख रहे हो, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे क्या थे, तो ये सारी बातें सही हैं, चाहे वो पेंशन हो, भंडार हो, गारंटेड ब्याज हो, ये सारी बातें एक से अधिक उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला, भारत में रैयतवाड़ी प्रथा को कब शुरू किया गया। दोस्तों भारत में रैयतवाड़ी प्रथा 1792 में आया था और कौन लेकर आए थे, मुनरो। कौन लेकर आए थे, मुनरो। जबकि अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। अब दूसरा सवाल हमारे दिमाग में बनता है, सर ये बता दीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली में अंतर क्या था। दोस्तों जो अस्थाई बंदोबस्त जो आपका 1792 में आया, ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें दोस्तों क्या किया गया, किसानों को उनकी ज़मीन से अलग कर दिया गया था। लेकिन रैयतवाड़ी प्रथा में थोड़ा ये आज की तरह था, जिसके कर्ता धर्ता कौन थे, मुनरो थे और थॉमस मुनरो, जिन्होंने कहा कि भाई ऐसा जो किसान है वो टैक्स अपना वो सीधा भरेगा। जैसे बिस्किट खरीदने जा रहे हो तो टैक्स आप खुद दे रहे हो, उसमें कोई लार लपेट की बात नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों इनकी बात की जाए तो फती प्रथा का अंत किए थे राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर, है ना। आगे चलिए। वो प्रथा जिसके द्वारा किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। सही उत्तर कौन सा है दोस्तों, वो है रैयतवाड़ी प्रथा। कौन सा, रैयतवाड़ी प्रथा। इसके बारे में पूरी बात आप देख सकते हो, कहाँ से ये प्रश्न बना, क्या क्या बातें आपको और जानना चाहिए, लिखा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूस्वामी मालिक होता था तथा वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तक कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था को सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में दोस्तों ये लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। ठीक बात है, कोई परेशानी किसी को। सही उत्तर कौन सा है दोस्तों, वो है रैयतवाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को दोस्तों किससे ज्यादा प्रोत्साहन मिला, बताइए। तो जमींदार पे। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करते थे, खासकर अस्थाई बंदोबस्त में। और देखिए रैयतवाड़ी में फिर भी किसान डायरेक्ट टैक्स पे करता था, लेकिन तकलीफें तो दोनों काल में थी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे का दोस्तों विकास हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में जो मुंबई से थाने तक दोस्तों ट्रेन चली थी वो लॉर्ड डलहौजी की ही देन थी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में ये पूछ ले कि किसके शासनकाल में रेलवे का निर्माण और विकास सबसे ज़्यादा हुआ, तो वो दोस्तों हुआ था किसके निर्माण काल में, तो वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा विकास का निर्माण हुआ, विकास कार्य हुआ। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखेंगे दोस्तों, कहाँ गया, ये रहा। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। ये बात दोस्तों किसने कहा था, आपको मैंने कल भी करवाया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। देख सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद थे, अधिवक्ता भी थे, पत्रकार भी थे और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। इन्हें दोस्तों व्हाइट मैन बर्डन भी कहा जाता है।
अन्य ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन दोस्तों हैं? तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक बात है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। दादा भाई नौरोजी हैं और इन पुस्तक का प्रकाशन 1901 में हुआ। इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा गया और दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। 1852 में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1865 को लंदन में आयोजित क्या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में धन निकासी के संदर्भ में पहला बिल दोस्तों उन्होंने पेश किया था, प्रस्तुत किया था। अब सवाल ये है कि दादा भाई नौरोजी का और पुस्तकों के नाम क्या हैं? नीचे आपको दिया गया होगा द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और दूसरा है ऑनर एंड द कॉमर्स ऑफ इंडिया, यानी द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और दूसरा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक बात, बफरिंग हो रहा है। दादा भाई नौरोजी हैं और इन पुस्तक का प्रकाशन 1901। ठीक तो भाई, चलिए आगे। रजनी पाम दत्त ने वो साम्राज्यवाद से लड़ते थे दोस्तों, इसका सही परिणाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बिल्कुल, वो साम्राज्यवाद से भी लड़ते थे और सहयोगी से भी लड़ते थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कौन किया? ए.ओ. ह्यूम ने। अध्यक्ष कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे चलिए। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा कि वे साम्राज्यवाद पर लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ठीक है, रजनी पाम दत्त का यह कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के संदर्भ में था। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं द्वारा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, दिनसा वाचा और गोपाल गोखले और ये सभी लोग दोस्तों ऐसे थे जो ब्रिटिश शासन के चंगुल में दोस्तों लगभग ये फंस चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अस्थाई बंदोबस्त का संबंध दोस्तों किसके साथ था? अस्थाई बंदोबस्त 1793 में बिल्कुल शुरू हुआ। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये बात दोस्तों आपको पता है, इसमें किसानों को उनकी जमीन से अलग कर दिया गया था। तो कौन करता धरता दोस्तों थे? इसके कर्ता धर्ता की अगर दोस्तों बात करें तो वो कौन थे? जमींदार थे। अगला देखिए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के लिए कारण क्या था दोस्तों? भू राजस्व का राजस्व निर्धारण करना, ये वाला भू राजस्व का राजस्व निर्णय लेना या निर्णय करना, ये दोस्तों सी वाला उत्तर आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग की पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन था? ब्रिटेन को दोस्तों निर्यात करने वाले माल पर उच्च दर। ये एक बड़ी बात है। हाँ जी, सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। ये आप देख सकते हो कि 18वीं शताब्दी में, ट्रेन में नेट नहीं चल रहा है मेरा, अच्छा जी। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कारण कई चीज दोस्तों क्या रहे, क्या पतन कारण क्या था? पहला, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली, भारत पे कच्चे माल का निर्यात, भारतीय माल पर आते जाते समय टैक्स लेना, भारतीय शिल्पियों को आते जाते समय पर क्या करना? बाध्य कर देना काम करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यही था आपका आज का सेशन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपका ये प्रश्न समाप्त हो गया सेशन, है ना। तो पॉवर्टी एंड अनब्यूटीफुल रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो आपको पता है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। यही था दोस्तों आपका आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। कुछ कमियां, कुछ बातें जो आपको लगता है कि अधूरी रह गई हैं, उन सभी बातों को दोस्तों आप लोग एक एक करके पूछ सकते हो। बाकी वो बच्चे जो बिहार शिक्षक भर्ती में चाहे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर की, चाहे 9, 10, 11, 12 की, अगर आपने अभी तक चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो या बहुत कुछ पढ़ा हो, आप एजुकेशन स्टडी पॉइंट के स्टडी नोट से अगर आपको जुड़ना है, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा निचोड़ होगा, सिर्फ वही प्रश्न आपको दिया जाएगा जो एग्जाम के लिए आपके दोस्तों ने सार्थक हो। यानी वही कॉन्सेप्ट पढ़ो जो आप पढ़कर अपना सिलेक्शन पा जाइए। अगर आपको दोस्तों इस नोट से जुड़ना है तो नंबर आपकी स्क्रीन पर 9653050981, आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने कंटेंट से जुड़ सकते हो। तो दोस्तों सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को सीटेट की लाइव क्लासेज के साथ में शाम को 9:20 पर।